कोर्ट मार्शल की कार्रवाई कैसे होती है? क्या एक रिटायर्ड ऑफिसर का कोर्ट मार्शल हो सकता है? फैसला सुनाने वाला जज किस रैंक का ऑफिसर होता है? आर्मी एक्ट के कौन से सेक्शन के तहत कार्रवाई होती है? माजी में किन ऑफिसर्स या जर्नैलों का कोर्ट मार्शल हुआ है? आप सब पर सलामती हो। जफर इकबाल का लिखा हुआ है, खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए। ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। ख्वाब की ताबीर पर इसरार है जिनको अभी, पहले उनको ख्वाब से बेदार होना चाहिए। दोस्ती के नाम पर कीजिए न क्यों कर दुश्मनी, कुछ न कुछ आखिर तरीके कार होना चाहिए। झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों को यह मालूम नहीं कि आर्मी एक्ट के किस सेक्शन के तहत कार्रवाई होती है, कोर्ट मार्शल का तरीका कार क्या है। बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं कि हमें क्या मालूम, हमें तो ये मालूम है कि अदालतों के अंदर किस तरीके से फैसले होते हैं, केस कैसे लगते हैं, उसके नताइज क्या होते हैं, किस सेक्शन के तहत कार्रवाई होती है, हमें ये मालूम है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि आर्मी किस सेक्शन के तहत कार्रवाई करती है। हमें क्या मालूम वो क्या कर दें। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करने से मुतल्लिक जो बयान जारी किया गया है, उसमें तमाम कानूनी पहलू कवर होते हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये आर्मी के ही एक जज कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टॉप सिटी से मुतल्लिक इब्तदाई समात के बाद दरखास्त गुजार को मुतल्लिका फॉरम से रुजू करने का हुक्म दिया था और उसी की रोशनी में ही 24 अप्रैल को फौज की क़यादत ने इन इल्जामात की तहकीकात के लिए एक मेजर जनरल की सरबराही में कमेटी तश्कील दी थी और बादियुन नजर में इस दरखास्त में जो इल्जामात आयद किए गए थे उससे मुतल्लिक ही तहकीकाती कमेटी ने अपनी तहकीकात की थी। ये तहकीकाती व्लॉग उन लोगों के लिए है जो इस पूरे निज़ाम को समझना चाहते हैं। आर्मी एक्ट के सेक्शन 92 में किसी भी फौजी ऑफिसर के रिटायरमेंट के 6 माह बाद अगर उनके खिलाफ कोई इल्जाम हो तो उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन आर्मी एक्ट के सेक्शन 31 और 40 इससे मुस्तस्ना है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 31 फौजी अफसरान और एहलकारों को बगावत पर उकसाने से मुतल्लिक है, जबकि सेक्शन 40 जो है वो माली बदउनवानी और फ्रॉड के जुमरे में आता है। और अगर किसी भी फौजी ऑफिसर या एहलकार पर इस तरह के इल्जामात हों तो रिटायरमेंट के बाद भी उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो सकती है। टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मोइज अहमद खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्त दायर की गई थी, उस दरखास्त के मुताबिक 12 मई 2017 को पाकिस्तान रेंजर्स और आईएसआई के एहलकारों ने दहशतगर्दी के एक मुबैना केस के सिलसिले में टॉप सिटी के दफ्तर और मोइज अहमद खान की रिहाइशगाह पर छापा मारा। किसके कहने पे? फैज हमीद साहब के कहने पे। दरखास्त में मजीद ये कहा गया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के भाई सरदार नजफ ने सालसी के जरिए मसला हल करने की कोशिश की और इस दौरान साबिक डीजी आईएसआई ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के रिश्तेदार के कजन के जरिए मुलाकात का बंदोबस्त करने के लिए भी राब्ता किया। उसी दरखास्त के अंदर यह दावा किया गया था कि मुलाकात के दौरान जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने दरखास्त गुजार को यह कहा कि वाकये के दौरान तुम्हारे घर से उठाया गया 400 तोला सोना और नकदी के सिवा कुछ चीजें हम वापस कर देंगे। दरखास्त के अंदर वो ये दावा करता है कि नईम फखर और गफ्फार ये दो शख्सियात हैं जिसने मुबैना तौर पर दरखास्त गुजार को 4 करोड़ नकद अदा करने की बात की थी। अब ये दरखास्त थी और इसी की बुनियाद पर तहकीकात का आगाज हुआ। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक होती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक तफ्तीशी अमल है। जिस तरह सिविलियन इदारों में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाती है, उसी तरह फौज में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अमल में लाई जाती है। अगर फौजी ऑफिसर की जानिब से बदउनवानी या करप्शन या इख्तियारात से तजावुज करने का मामला सामने आए तो सेक्टर कमांडर इस मामले की तहकीकात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म देता है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कोई एक्शन लेने की मजाज नहीं है, अलबत्ता वो सिफारिशात मुरतब करती है और सिफारिशात की रोशनी के अंदर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल की सरबराही में एक अदालत कायम की जाती है जिसमें 2 मेंबरान के अलावा जज, एडवोकेट जनरल ब्रांच का नुमाइंदा भी शामिल होता है। उस अदालत के सरबराह को जज साहब नहीं कहा जाता,
बल्कि उनको प्रेसिडेंट कहा जाता है। और किसी भी शख्स के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की सूरत में उस फौजी ऑफिसर की गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर अंदर चार्जशीट फ्रेम कर दी जाती है और वो फराहम की जाती है। फिर उसके बाद मुलजिम पर इल्जामात की कॉपी भी फराहम की जाती है। जब कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू होगी तो उसमें निजी हाउसिंग सोसाइटी के सरबराह को प्रोसिक्यूशन के गवाह के तौर पर पेश किए जाने का भी इम्कान है। इसके अलावा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं उनकी रोशनी में भी मजीद गवाहों को पेश किया जा सकता है। ये इस तरीके से नहीं है कि चार्जशीट सिविलियन अदालतों की तरह 6-6 माह पेंडिंग पड़ी रहे। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान मुलजिम को अपनी मर्जी का वकील करने का हक भी हासिल होता है और वो अपनी सफाई में गवाहान भी पेश करना चाहे तो उन्हें ऐसा करने का हक हासिल है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो अपनी मर्जी का वकील नहीं कर सकता, वकील उनका होगा। फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गवाह किस तरह पेश किए जाएंगे, गवाह तो उन्हीं को होते हैं। तो उसमें भी गवाहों का मार्जिन दिया जाता है। माजी के अंदर किन किन अफराद का कोर्ट मार्शल हुआ या उन्हें कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी थे। असद दुरानी ने इंडिया खुफिया इदारे रॉ के साबिक सरबराह एएस दलत के साथ एक किताब लिखी थी जिसमें पाकिस्तानी हुकाम के बकौल ऐसा मवाद भी शामिल था जो कि पाकिस्तान की कौमी सलामती से मुतल्लिक था। स्पाई क्रॉनिकल के मुसन्निफ जनरल असद दुरानी को 25 साल पहले फौज से बेदखल कर दिया गया था। असगर खान केस में उनका नाम आने के बाद उन्हें आईएसआई से जीएचक्यू बुलवाया गया और फिर जब दोबारा यह नाम सामने आया कि वो सियासी उमूर में मुदाखलत कर रहे हैं तो उन्हें कबल अज वक्त रिटायर्ड यानी फौज से फारिग कर दिया गया था। स्पाई क्रॉनिकल्स किताब की इशाअत के बाद पाकिस्तानी फौज ने उन्हें जनरल हेडक्वार्टर यानी जीएचक्यू तलब किया और उनके खिलाफ एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। उस इंक्वायरी के बाद उन्हें फौजी जाबितों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया गया, जिसके नतीजे में उनका नाम जो था वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया गया और उनकी रिटायरमेंट की तमाम मुराद जो थी वो वापस ले ली गई। रिटायरमेंट के बाद जो मुराद दी जाती हैं उन्हें वापस ले लिया गया और उनका स्टेटस एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के तौर पे नहीं रहा। फिर लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल 2012 में लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल जो कि पाकिस्तान आर्मी के एक सीनियर ऑफिसर थे, उन पर जासूसी का इल्जाम था। उनका कोर्ट मार्शल किया गया और 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। उन पर आईएसआई की अहम मालूमात जो थी वो इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ को फराहम करने का इल्जाम था। साबिक फौजी सरबराह कमर जावेद बाजवा ने मई 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल को सुनाई गई कैद बामुशक्कत की सजा की तौसीक की थी, लेकिन 2.5 बरस के अरसे में ही उन्हें रिहा कर दिया गया। फिर उसके बाद ब्रिगेडियर अली खान 2011 में ब्रिगेडियर अली खान को शिद्दत पसंद तंजीम के साथ रवाबित रखने के इल्जाम में उनका कोर्ट मार्शल किया गया। उन पर पाकिस्तान आर्मी के अंदर बगावत फैलाने का भी इल्जाम था। फिर उनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल जियाउद्दीन भट्ट थे 2001 में हाजिर सर्विस डीजी आईएसआई, जिन्हें नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ तैनात किया था, यानी जनरल परवेज मुशर्रफ, उनके हुक्म पर उन्हें गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हुई। बाद में उन्हें नजरबंद कर दिया गया, फौजी ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया और आर्मी ने बतौर इदारा जनरल जियाउद्दीन भट्ट के बारे में 3 इंक्वायरीज कराई, मगर बाद में उन्हें उन इल्जामात से बरी कर दिया गया था कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ को बरतरफ करने की वजीर आजम की मंसूबाबंदी या साजिश का हिस्सा थे। फिर नाम था ब्रिगेडियर नियाज का 1958 में जनरल अयूब खान के दौर में। ब्रिगेडियर नियाज को सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने और हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्जाम में कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा था। माजी से लेकर अब तक और अब अभी भी माजी करीब के अंदर भी ऐसे बेशुमार नाम हैं। कुछ लोग वो हैं जो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं और पाकिस्तान की अफवाज ये समझती हैं कि वो पाकिस्तान की अफवाज के अंदर बगावत करवाने, पाकिस्तानी अफवाज में फूट डालने, पाकिस्तान का तशख्खुस पामाल करने का हरबा आजमा रहे हैं और उनको भी कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा अभी माजी करीब में। यानी इसमें आपके वो इबहाम दूर होते हैं कि जिसके मुतल्लिक लोग ये कहते हैं कि हमें क्या मालूम कि क्या होगा, हमें क्या मालूम कि वो तहवील में रहेंगे या छोड़ दिए जाएंगे, हमें क्या मालूम कि इनकी अदालतें होती भी हैं या नहीं होती, हमें क्या मालूम 4 लोग बैठ के ही उसका फैसला कर लेंगे, हमें क्या मालूम इनका ऐसा ही होता होगा कि जो है जज भी अपना, वकील भी अपना, गवाह भी अपने। पूरा तरीक़ाकार मौजूद है कि जिसमें जज भी होते हैं, जिसमें आप अपनी मर्जी का वकील भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के गवाह भी ला सकते हैं। यानी फौज का जो एहतसाब का अमल है
वो एहतसाब का अमल तेज रफ्तारी के ऊपर होता है, यानी एक वक्त मुतय्यन किया जाता है और उसी वक्त के अंदर उसका फैसला कर दिया जाता है। सिविलियन अदालतों में हमारे माजी करीब के अंदर बहुत सारी इसके ऊपर डिस्कशंस होती रही कि जो हैं इनके जो ट्रायल हैं वो फौजी अदालतों के अंदर नहीं होने चाहिए। वो मामला एक अलग से है, ये मामला अलग से है। जो लोग फौज से जुड़े हुए हैं उनके ट्रायल फौज की अदालतों के अंदर ही होते हैं। उन पर जो इल्जामात लगते हैं, अभी ये इल्जामात का साबित होना और उसके ऊपर सजा होना, इसमें अभी वक्त बाकी है। इसमें अभी नताइज का ऐलान नहीं किया जा सकता। वो जो वक्त बाकी है उस वक्त में से देखिए कि क्या निकलता है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।